नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होगी वो तमाम खबरें जिसका सरोकार सीधे आप से है, जिन खबरों से आपका वाकिफ रहना जरूरी है। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह दिखा देते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। कानपुर की बात होगी, जहां पर पुलिस पर क्यों भड़का एक परिवार का गुस्सा, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको लिए चलेंगे एमपी, वहां पर आसमान से बरस रही आफत और इसकी हैरान करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गोविंद चंद्र मुर्मू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 9 बज गए में शामिल होगा और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के कानपुर के मर्डर केस के साथ करेंगे। एक बार फिर यूपी पुलिस निशाने पर है। पुलिस की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई है और इस सनसनीखेज खबर को आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भला पुलिस ऐसे भी काम करती है क्या। एक लैब असिस्टेंट का अपहरण हुआ, पुलिस खुद फिरौती दिलवाती है और फिर पता चलता है कि जिसका अपहरण हुआ उसका मर्डर हो चुका है। यह मामला है कानपुर में रहने वाले लैब असिस्टेंट संजीत यादव का। 22 जून से संजीत लापता थे, उनका अपहरण हुआ था। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती भी दी, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं लौटा। पुलिस ने कुछ युवकों को तो पकड़ा, लेकिन युवक की हत्या की कहानी सामने आ गई। हत्या की खबर सुनते ही युवक के परिवार में चीख पुकार मच गई और परिजन पुलिस पर आग बबूला हो गए। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे उसके माँ बाप भटकाएंगे हम। जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने, पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता जिसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस है। आप लोग क्यों नहीं आई? जूम है ना, क्यों नहीं आई? मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, कह रहे थे करोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर, ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच के। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये पूरा मामला आपसे दरअसल समझना चाहेंगे। पहले अपहरण हुआ, उसके बाद फिरौती मांगी गई, फिरौती की जानकारी पुलिस को थी, इसके बावजूद पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच सकी। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए।
देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक और ऐसा मामला है जिसमें यूपी पुलिस की साफ तौर पर लापरवाही, उनकी काहिली, उनकी नाकामयाबी साफ तौर पर दिख रही है। और ये तीनों चीजों का मिक्स कैसे है मैं बताता हूं आपको। 22 जून को इस लड़के का अपहरण हुआ, जिसके बाद परिवार वालों ने शिकायत की। पहले शिकायत नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन शिकायत लिख ली गई और उसके बाद बोला कि 2-4 दिन बाद आइए, हम आपको बताएंगे। जब दबाव बनना शुरू हुआ तो उन्होंने जांच करने की बात कही और कहा कि अपहरणकर्ताओं को पैसे दे दीजिए। घर वालों ने जेवर और तमाम दूसरी चीजें बेच करके 30 लाख रुपए इकट्ठा किए और जैसे पुलिस ने बताया था उसको फॉलो किया, क्योंकि पुलिस ने कहा था ऐसे हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप पैसे दोगे तो उसी वक्त हम पकड़ लेंगे। और बाकायदा डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाकामयाबी का बात भी बोली कि किस तरह से फ्लाईओवर के पास जाकर के पैसे फेंके गए और अपहरणकर्ता लेकर के भाग गए। यानी पुलिस की लापरवाही देखिए, 30 लाख रुपए दिलवा दिए और उसके बाद भाग भी गए। और उसके बाद उन्होंने इस पर लीपापोती करने के लिए अपने स्टाफ को भेजा, घर वालों को समझाने के लिए कि वो इस बात को नकार दें कि 30 लाख रुपए दिए गए हैं अपहरणकर्ताओं को, क्योंकि इससे जान को खतरा हो सकता है। परिवार वालों ने मजबूरी में ये भी कहा कि हमने कोई पैसे नहीं दिए। हालांकि उनसे क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर कहलवाने गया था, ये परिवार वालों ने बाद में बयान भी दिया। लेकिन पुलिस बजाय इसके कि अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कोशिश करे, वो ये कोशिश कर रही थी कि मामले को मैनेज कैसे किया जाए। और उसी का नतीजा ये है कि अपहरणकर्ताओं ने संजीत की हत्या कर दी और पैसे भी ले गए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब जब हत्या हो गई, मामले में किरकिरी शुरू हुई, तो वो कह रहे हैं कि हमने पहचान लिया है, जबकि परिवार वाले शुरुआत से कह रहे थे कि उनके जानने वाले लोग ही हैं, उन लोगों को पकड़िए, उन लोगों से पूछताछ करिए। पुलिस की काहली नतीजा है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, पैसे चले गए, जान चली गई, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। और इस दौरान जितनी बार भी परिवार जाता था, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, पुलिस वालों की साफ तौर पर यहाँ लापरवाही और लीपापोती का मामला ये दिखाई दे रहा है। लेकिन घर वाले क्या आरोप लगा रहे हैं, ये अब आपको सुनवा देते हैं। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे, उसके माँ बाप भटकाएंगे हम। जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने, पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता, जिसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, है आप लोगों के पास है ना? क्यों नहीं आई? जूम है ना? क्यों नहीं आई? ऐसा मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा कि कप्तान से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, कह रहे थे हम आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था, सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। तौर पर पुलिस वालों की लापरवाही को इस युवक की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जानकारी में था कि अपहरण हुआ है, उसके बाद फिरौती दी गई है, ये भी उन्हें मालूम था। और उसके बाद पुलिस ने ये कहा था कि फिरौती देने पर यह युवक वापस लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। अब उसके दोस्तों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लिए गए आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया। तो हफ्ते भर के अंदर ये दूसरा मामला है। इससे पहले गाजियाबाद में हमने देखा था किस तरीके से पुलिस की लापरवाही से एक शख्स को जान गंवानी पड़ी थी। विक्रम जोशी ने पुलिस से अपनी भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत अनसुनी कर दी और आरोपियों ने विक्रम का मर्डर कर दिया। अब कानपुर में ऐसा साफ दिखाई दे रहा है इस वारदात के बाद कि लापरवाही का ये पुलिस का नतीजा है, जिसकी वजह से संजीत यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी। बात अब कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की करेंगे। आज तक ने विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उस रात क्या कुछ हुआ था, आइए सुनते हैं रिचा दुबे की जुबानी। विकास दुबे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया और उसके साथ ही तमाम वो राज दफन हो गए, जिससे पता चल सकता था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई क्यों। हमारे साथ बात करने के लिए रिचा दुबे हैं, जो उनकी पत्नी है।
शायद वो ये रोशनी डाल सकें कि आखिरकार वो इतना खूंखार अपराधी क्यों हो गया, क्या हुआ था उस दिन, किस वजह से इतना बड़ा जो कांड हुआ वो हुआ, और क्या बात कहनी है इनको खुद, ये सब हम जानेंगे ऋचा दुबे जी से। ऋचा जी, ये बताइए, जितनी हैरान करने वाली बात दूसरों लोगों के लिए है, आपके लिए भी होगी कि 8 लोगों को मार दिया, क्या आपको लगता है क्या हुआ था? आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप विकास दुबे से मुलाकात कैसे हुई, किस तरह के इंसान थे, कैसे आपने क्या जाना उनके बारे में? जी, वो एक मेरा जो बड़ा भाई था उसके वो फ्रेंड थे और उनके साथ उनका आना जाना हुआ, घर में ऐसे आना जाना होने लगा, कुछ व्यवहार हम लोगों का घर में काफी अच्छा हो गया। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम एक साथ रह सकते हैं, फिर हमारी उनसे मैरिज हो गई। अच्छा, कब आपने छोड़ा वहां से कब चली आई लखनऊ? मैंने सन मेरी 96 में शादी हुई है, मैं मुश्किल से 98 तक वहाँ रही हूँ, 2 साल मैं रुकी हूँ, फिर मैं अपनी मम्मा के पास चली गई। ये घटना जो हुई 2 और 3 जुलाई की रात में, वो आपको कैसे पता लगी? मुझे तो ऐसे पता चली कि विकास का रात में 2 बजे कॉल आया। उन्होंने बताया कि हमारा गांव में झगड़ा हो गया है और ऐसा करो तुम बच्चों को लेके घर से निकल जाओ, क्योंकि रात में 2 बजे कोई भी लेडीज होगी सर, कोई भी होगा, घबरा जाएगा। मैंने जब ये कॉल सुना तो मैं बहुत डर गई और मेरी बात हुई विकास से और इतना ज्यादा मैं डर गई कि मेरे फोन वहीं पर मेरे से छूट गया, कमरे में स्विच ऑफ हुआ, ऑन हुआ, कुछ मुझे पता नहीं। मैं बच्चों को लेके घर से बस यूं ही निकल गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है, ना मेरा यहाँ मैका है, ना मेरी ससुराल में कोई ऐसा है कि जो मुझे रख ले, या मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मुझे ऐसा रख ले। मैं घर से यूं ही निकल गई, मुझे समझ ही में नहीं आया। मैं इतने दिन बस ऐसे ही टहलती ही रही है। तो इस दौरान किसी ने मदद की, किसी के यहाँ रही या होटल रेस्टोरेंट, कहाँ आपने कैसे वक्त गुजारा? मैंने एक यहाँ पर एक प्लाजा था, उसके ऊपर हम लोग छत में रात में पहले दिन भर वहाँ टहलते थे, बट फिर प्लाजा में जाके रात में चुपचाप हम तीनों लोग सो जाते थे। फिर दिन होता था तो ऐसे टहल टहल के हम लोगों ने ऐसे 7 डेज गुजारे। अच्छा, 60 मुकदमे दर्ज थे। आप ये मानती हैं कि विकास दुबे बड़ा बदमाश था? जी, मैं कैसे बताऊं, कभी मैं कचहरी नहीं गई, कभी ये बात ये बता दे कि विकास की पत्नी विकास से कभी जेल भी मिलने गई हो, ये कहीं प्रूफ नहीं हो सकता, कहीं कोई वीडियो नहीं दिखा सकता, कुछ भी ऐसा नहीं। मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ अब कुछ सालों से ये सब कुछ देखने के बाद कृत्य को, मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ इतनी थी कि मुझे बच्चे पालने थे और उन्हें बच्चों का भुगतान पैसे का करना। एक आम महिला होने के नाते अगर वो विकास दुबे आपके सामने होते और आपको पता होता है इस तरह हरकत की है, तो आप क्या करती? तो मैं कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती, और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती, क्योंकि 17 घर बर्बाद होने से अच्छा एक मेरा घर बर्बाद हो जाता तो मैं सह लेती। पर वो 17 घर बर्बाद हुए, उसका गम मैं आज तक मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ अपना। मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, मैं रो नहीं पा रही हूँ, अपना दर्द नहीं किसी को बता पा रही हूँ, क्योंकि वो 17 का दर्द मेरे दर्द से बहुत बड़ा है। और अब बात आसमान से बरस रही आफत की करेंगे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम है। आपको दिखा देते हैं मध्य प्रदेश के 2 शहरों की खबर। यहां बारिश और बाढ़ ने जिंदगी को आफत में डाल दिया है। शुक्र है यहां कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सीहोर और छिंदवाड़ा की तस्वीरें देखिए, यहां पर कैसे पानी की मझधार में युवक की बाइक फंस गई। काफी मशक्कत के बाद ये पानी के बीच से बाहर आ सका। वहीं छिंदवाड़ा में पुलिस वालों को इस शख्स की मदद के लिए आगे आना पड़ा। आसमान से बरसी आफत की ये डरा देने वाली तस्वीर है। समंदर जैसा ये मंजर मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा तहसील के मुख्य बाजार का है। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है मानो ये कोई दरिया हो। पानी का बहाव कितना तेज है उसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। पानी की रफ्तार में इस युवक से अपनी बाइक नहीं समझ रही। ऐसा लग रहा है मानो पानी की लहरों में बाइक बह जाएगी। पूरा बाजार पानी पानी नजर आ रहा है। 3 फीट तक पानी बाजार में भर गया और दुकानों में खड़े लोग
इस मंजर को हैरानी से देख रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि यह खतरा जल्द खत्म हो। मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि कल आफत की बारिश हुई है। छिंदवाड़ा जिले के बेलखेड़ी गांव की एक तस्वीर देखिए। बेलखेड़ी में मूसलाधार बारिश से पेंच नदी में उफान है और 2 युवतियां नदी की लहरों के बीच फंसी हुई हैं। लड़कियों के पेंच नदी में घिरने की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। हालांकि नदी में पानी बहुत गहरा नहीं था, लेकिन पानी की लहर इतनी तेज थी कि लड़कियों को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एनडीआरएफ के जवान भी नदी में फिसलन और लहरों की वजह से संभल कर आगे बढ़ते देखे जा रहे हैं। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद दोनों लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जाता है कि दोनों लड़कियां 6 सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने गई थीं। सेल्फी लेने के चक्कर में दोनों लड़कियां इस चट्टान पर पहुंच गईं, लेकिन तभी नदी में अचानक पानी आ गया और ये इसी टीले पर फंस गईं। जैसे हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग आके उसमें हमारे तहसीलदार साहब, हमारा पुलिस स्टाफ थाने का और कार्यालय का, एसडीओपी कार्यालय का और ग्रामीण सभी के मदद से हम लोग ने उसको रेस्क्यू करके निकाला। सर, इस दौरान किसी प्रकार कोई हानि नहीं? हानि किसी की नहीं हुई। सभी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित हैं। उनको अस्पताल भेज दिए। दोनों लड़की थोड़ा सा घबरा गई थी। मॉनसून के मौसम में बरसाती नदियों में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है और लोग फंस जाते हैं। ऐसे में जब बरसाती नदियों में पिकनिक मनाने जाएं तो सावधान रहें और कभी अकेले में न जाएं। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा और सीहोर से नवेद जाफरी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की अब बात करेंगे, किस तरीके से संक्रमण सब पर हावी है। कुछ राज्यों ने वायरस से लड़ने में ताकत झोंक दी है, लेकिन बिहार सरकार के कान तक उन लोगों का रुदन नहीं पहुंच रहा जो कोरोना में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। सीएम से लेकर सेहत वाले मंत्री तक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग मर रहे हैं, लेकिन ना टेस्ट हो रहा है और ना इलाज। मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा सीरियस है सर। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब, टेस्ट नहीं हो रहा है सर। कल से एडमिट कराया हुआ है, बट कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, ना कोई नर्स आ रही है। खबरदार, बिहार में रोना धोना मना है। बिहार में अस्पताल जाना मना है। मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा सीरियस है। बिहार में इलाज की आस अपराध है, क्योंकि यहाँ सुशासन के टैग वाली वो सरकार है जो खुद बेशर्मी के वायरस की शिकार है। बिहार वालों, ये वक्त नोट कर लो, इस घड़ी को याद कर लो, इस तस्वीर को फ्रेम कराकर टांग लो, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी दौरे पर पधारे हैं। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महीनों के इंतजार के बाद ये मुहूर्त आया है। मंत्री जी आए हैं, पीपीई किट में लैस हैं, डॉक्टरों की फौज हाथ जोड़े खड़ी है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 महीने बाद मंत्री जी मुश्किल से वक्त निकाल सके हैं। क्या करें, पूरे बिहार की सेहत का जिम्मा इनके ऊपर जो है। क्या क्या करें, चमकी बुखार से निपटे, अस्पताल संभाले या कोरोना वालों की चीख पुकार सुने। मंत्री जी पधार ही चुके हैं, सो होशियार, खबरदार, सावधान। बस मंत्री जी कुछ फरमाने वाले हैं। शिकायत नहीं है और आप तक पहुंच नहीं रही है सर। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पहुंचाने की। नहीं, मैं इसीलिए आया हूं और सबसे बात किया हूं और सभी लोगों को, जो लोग मरीज हैं जी, उनको समुचित इलाज, उपचार और व्यवस्था यहाँ दी जा रही है। टेस्टिंग कितनी बढ़ाने की व्यवस्था है, कहाँ तक बढ़ा पाएंगे? अभी हम 11,000 के करीब पहुँच रहे हैं। जी मंगल पांडे जी, सब लोग समझ गए, आपके राज में सब मंगल मंगल है। ये लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अपनों की मौत देख रहे हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं? आप मंत्री हैं, भगवान तो नहीं। आपके बॉस सीएम साहब भी 4 महीने से कोरोना पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद घर से बाहर नहीं निकले, अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम। खैर, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंत्री जी को सब ठीक दिखा, डॉक्टर तैनात दिखे, हर मरीज को बेड मिलता दिखा, दावा भी भरपूर है। तो फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं? क्या कीजिएगा मंत्री जी, जनता के आंसुओं की भी कोई कीमत है भला? कोई सही चीज नहीं बता रहा है। मंत्री जी आए फिर वही चले जाएंगे, फिर वही कंडीशन हो जाएगा। 2 दिन पहले शायद कोई टीम आई थी, तो 2 दिन पहले शायद कोई टीम आई थी, उस टीम के अनुसार थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दिया गया है, वरना साफ सफाई पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप इस भीड़ की बातों को दिल पर ना ले। क्या करें बेचारे, सरकार से उम्मीद पाल लेते हैं। अपनों की लाश सामने हो तो इनका कंदरन आंसुओं की जगह तेजाब उगलता है। आप किस किस की परवाह करते चलेंगे? छोड़िए ये सब, आगे चलते हैं। फिर देखिए, अस्पताल के बाहर ये महिला मंत्री जी को घेर लेती हैं। फिर वही सवाल, कब बेड मिलेगा? अब मंत्री जी गुस्से में हैं, गाड़ी में बैठ चुके थे, आगे कई अस्पताल में जाना था, अपॉइंटमेंट की डायरी का पन्ना पन्ना भरा था। लेकिन क्या करें, जनता का दर्द देखा नहीं गया, सो जाते जाते हवा में फरमान टांगते गए। आपके पेशेंट हैं अंदर? हाँ, टेस्ट के लिए टेस्ट नहीं हो रहा है सर। सर आप क्या? सर मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा सीरियस है सर। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब जरा अशोक बाबू दिखवाइए, अभी डॉक्टर साहब इसको दिखवाइए। सर लेकिन हर मरीज को आप थोड़ी डायरेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ सिस्टम तो प्लेस में करना पड़ेगा ना। अकेले आपके कहने से बताया, हेल्प डेस्क यहाँ से 2 दिन से बात शुरू हो जाएगा, हेल्प डेस्क भी हो जाएगा। मेरा कंट्रोल रूम है, वो चल रहा है, काम कर रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कैलेंडर के महीने बदलते गए, लेकिन सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली। शाबाश, 4 महीने पहले जैसे हालात थे, आज भी इसे कहते हैं स्थायित्व। पहले भी किसी को न इलाज न दवा, न पटना में दवा, न कटिहार, न गया, न छपरा में, और आज भी वही सूरत हाल। मजाल क्या कि सरकार ने हालात में रत्ती भर भी फर्क आने दिया हो। सरकार सबको एक आंख से देखती है, कहीं पक्षपात का इल्जाम न लग जाए। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सेहत वाले मंत्री जी बीजेपी कोटे के नगीने हैं और मुख्यमंत्री जेडीयू वाले। कसम, ये बिहार की ये जोड़ी सूबे को कोरोना से जंग में पीछे नहीं जाने देगी। जहां है वहीं रहेंगे। छोड़िए दवा, अस्पताल, डॉक्टर, बेड और ना जाने क्या क्या, सरकार आपके साथ है। डरिए मत, आप बिहार में हैं, डरिए मत, यहाँ नीतीश कुमार हैं। हाँ, ये याद रखिए, जरूर याद रखिए कि बिहार में जल्द चुनाव हैं। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में अव्यवस्था का चरम पर है, वहां पर अस्पतालों का क्या हाल है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर अब आपको लिए चलेंगे, जहां पर किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हुई है वो आपको दिखा देते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला था। अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। काफ़ी सारे लोगों के मन में अप्रहेंशन से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सरकार भी दूसरी तरफ ये सोच रही थी कि वो जम्मू कश्मीर के हालात को किस तरह काबू करेंगे। शायद यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहसालार गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। हमारे साथ पहली बार किसी टेलीविजन इंटरव्यू में नेशनल चैनल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि 1 साल हो रहा है कश्मीर में जो तारीख बनी थी पिछले साल 5 अगस्त 2019 को। सर, जो आपको सरकार की तरफ से, हम कहें प्रधानमंत्री की तरफ से, जो आपको बागडोर दी गई थी या जो आपको टास्क, मुश्किल टास्क दिया गया था, किस हद तक आप इस 1 साल में पूरा कर पाए? क्या अड़चनें आपको आई? क्या आप चाहते थे करना, क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए? जैसे कि मैंने आपको
बोलना चाहूँगा कि ऐसे कोई अड़चने नहीं है, सिवाय के कोरोना संक्रमण के कारण से थोड़ा सा तकलीफ हुई है। बाकी सारे काम जिस तरह का आशा रखा गया था उसी तरह काम हो रहा है। यहाँ ग्राउंड लेवल में खास काम था, यहाँ जिस प्रकार का विकास का कामों का तेजी लाना था उसमें काफ़ी तेजी आई है। और इस प्रकार का कामों का प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो PMDP पैकेज के नीचे काम पहले हुआ था उसमें कई गुना अच्छा काम हुआ। पहले राष्ट्रपति शासन से पहले सिर्फ 27% ही काम हुआ था, अभी उसका खर्चा 50% हो गया है। 7 प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, अभी लगभग 17 प्रोजेक्ट पूरा हुआ और बाकी काम भी शुरू हो गया। जिस बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थे 1000 मेगावाट, कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट थे, ये काम भी शुरू हो गया जो बहुत पहले से वो पड़ा हुआ था। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट कह रहे थे, 2300-2400 इस तरह का केसेस थे, उसमें से भी 506 काम अभी हम लोग ने पूरा कर लिया और बाकी काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। बैक टू विलेज प्रोग्राम में लोगों का पार्टिसिपेशन में कम से कम 20,000 छोटे छोटे कामों का आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें से भी 6,000 काम पूरा हो चुका है और बाकी भी तेजी गति में चल रहा है। एक्चुअली बैक टू विलेज लास्ट हुआ था नवंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, बाद में कोरोना का संक्रमण आ गया है, फिर भी ये काम चलते रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 साल से बच्चे लोग सब घरों में बैठे हुए हैं। एक तो हुआ पढ़ाई जो पूरी तरह से प्रभावित है, उसमें भी इंटरनेट से जो ऑनलाइन क्लासेस देश और दुनिया में चल रही हैं, कश्मीर में वो भी नहीं हो पा रहा है, अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट बैन है। और साथ ही साथ पर्यटन पे इकोनॉमी जो है पूरी कश्मीर की खास तौर से डिपेंडेंट है। और सही कहा, पर्यटन में यहाँ करीब 20-25% उसका GDP का कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी से या कृषि से आ रहा है, कृषि और उसके एक्टिविटीज़ के साथ पर्यटन में भी है। ये संक्रमण के कारण ज़्यादा इसमें असर पड़ा हुआ है। और जैसे बच्चों की बात की है, इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी वगैरह में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए व्यवस्था किया था। बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल पेन ड्राइव या CD में देने के लिए भी किया था। वर्चुअल क्लासेस भी कुछ जगह में हम लोगों ने चालू किया था जिसमें इस तरह का डेडिकेटेड सुविधा, चैनल का सुविधा हो। पिछले साल ये फैसला लिया गया था, हिस्टोरिक डिसीजन जम्मू कश्मीर में लिया गया था। तब ये कहा गया था कि कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री ने खुद संसद में होकर या दूसरी मंचों पर ये कहा था कि 4 महीने के बाद कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। अब 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लिए गए थे 5 अगस्त को पिछले साल, अधिकतर तो छोड़े गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं बंद पड़े हैं। इसका एक प्रोसेस है, ऑलरेडी ये सारे चीज़ कोर्ट में भी गया हुआ ये मसला, और एक कमेटी इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। हर 15 दिन या 1 महीने में इसका रिव्यू हो रहा है। तो जहाँ जहाँ लग रहा है कि छोड़ दिया जाए, हम इसका रिलीज भी करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस। और बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको संजीत यादव मर्डर केस के बारे में बताया था, किस तरीके से पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आई। अब इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पुलिस की, देखिए। कि गाड़ी जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहृतकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी PAC की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई थी, उसकी क्या कहानी? बरामद हुआ कि नहीं हुआ? पैसे दिए गए थे सर, पैसे दिए गए सर।
देखिए, ये जो अभी 29 तारीख को फिरौती का कॉल आने के बाद 13 तारीख को ये ऑपरेशन उस समय के SHO के द्वारा जब किया गया था, जो बैग पुल जो ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभी पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिने किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने। तो क्या कोई पुलिस ने साजिश की थी? क्योंकि जैसे बहन इसकी आरोप लगा रही है कि रणजीत राय SO जो थे, SP को हमने बताया, उनके वो मौजूद थे, उनके कहने पर हमने पैसे दिए, तो क्या इसमें पुलिस ने साजिश थी पैसा गायब कराने में? पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया? पैसा तो दिया है, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया? देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल की आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं किया। तो सर परिजन कह रहे हैं, पुलिस कैसे मुलजिम के बयान पे चलेगी, परिजन के बयानों पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो SO क्या कह रहे हैं? आपके SO हम मौके पे, उनका कहना है उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो SO कुछ नहीं बता रहे, क्या पैसा तो नहीं? वही SHO पूर्व SHO जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है, उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। सर, कप्तान साहब ये बताइए कि बहन का कहना था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर या दरोगा आते हैं और जो कहते हैं कि उसके कहने से बयान बदला जाता है 30 लाख वाली, मैनिपुलेशन किस बात का था? देखिए, कोई मैनिपुलेट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया है। उस समय भी मैंने एक बाइट भी जारी किया, लड़के के हमारे प्राथमिकता लड़के की सकुशल बरामदगी थी। तब तक हमें ये नहीं पता था इनके दोस्तों ने ही किया है और उस समय वो उनको मार दिया गया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता वही था, हम लोग जो परिवार कह रहे थे उसे एक्सेप्ट करके जा रहे थे। कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब वो नहीं था, ये नहीं था, कंफ्यूज करने की बात की थी, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। बाकी जब परिवार ने कह दिया तो हम उसी बात पे जा रहे हैं। SHO की भूमिका की उनकी लापरवाही की बाकी अधिकारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं, उसका CO और SP साउथ जो थी, तो उनके ऊपर क्या आरोप है लापरवाही बरतने? क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच उनकी होगी आगे? देखिए, जो भी परिवार वालों का आरोप है सबने हम जांच करेंगे। CO के उसका जो पर्यवेक्षण की संतुष्टपूर्ण न होने की वजह से ही उनको वहाँ से हटाया गया है और नया डिप्टी SP को भी वहाँ पोस्ट किया गया है और नया SHO को वहाँ पोस्ट किया गया है। उसी टीम ने 5 दिन के अंदर ये घटना वर्कआउट की। मुख्य बात 30 लाख रुपए का क्या होगा सर? क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि पुलिस जिसका अकाउंट होती है, पुलिस उसी से सेटिंग करके तो पैसा दिलवा देती है और पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद रहती है, तो इसकी क्या करें, कैसे पता चलेगा कौन सा रैकेट है जो 30 लाख रुपए ले गया? देखिए, ये अभी तक जो दोनों बयानें आई हैं, अब इसमें हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है, जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है, उन्होंने पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिला है। देखिए, अभी एक बार फिर से यूपी की पुलिस निशाने पर है। पुलिस की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई है। सनसनीखेज वारदात को अगर आप जानेंगे और इसके बारे में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे एक शख्स की जान सिर्फ इस वजह से चली गई क्योंकि पुलिस ने समय पर एक्शन नहीं लिया। एक लैब असिस्टेंट का अपहरण हुआ, पुलिस खुद फिरौती दिलवाती है और फिर यह मालूम चलता है कि जिसका अपहरण हुआ उसका मर्डर हो चुका है। मामला कानपुर में रहने वाले लैब असिस्टेंट संजीत यादव के अपहरण का है। 22 जून से संजीत यादव लापता थे, उनका अपहरण हो गया था। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी, लेकिन फिर भी संजीत यादव जिंदा नहीं लौटे। पुलिस ने कुछ युवकों को तो पकड़ा, लेकिन युवक की हत्या की कहानी जब सामने आई तो पुलिस की लापरवाही भी सामने आ गई। सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी हमारी। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। पूरे जीवन में चूड़ा का संस्कार के लिए वो भी इनको निछावर कर दी। ले जा, मेरा बेटा दे दे, सबने नहीं दिया। अरे भगवान, मेरा बउआ
कोई नहीं दिखाता। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। ऐसा नॉर्मल कैसा। आज तक पर गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने एनकाउंटर को ठहराया सही। कहा अगर मेरे सामने आता तो मैं भी मार देती गोली, मेरा घर किया बर्बाद। मोदी शाह पर हमले के साथ सीएम गहलोत ने फिर किया पूर्ण बहुमत का दावा। कहा केंद्र के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।